हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने द पॉइंटर सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपने इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो जल्दी से जितने भी दोस्त हैं सारे लोग तैयार हो जाइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जो लोग भी हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार चैनल को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में इस सेशन को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के सेशन में। पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कितने मिलियन भारतीयों को वर्ष 2030 तक भूख से पीड़ित होने का खतरा है? यानी जो आपकी रिपोर्ट है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ये पूरी दुनिया में जो भी भूख से पीड़ित लोग हैं, जो एक प्रकार से कुपोषण से या भोजन की समस्या से जूझ रहे हैं, उन सारे लोगों के बारे में इस पूरी रिपोर्ट में लिखा गया है। सारी ये आपकी रिपोर्ट उन्हीं पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2030 तक भूख से पीड़ित होने का खतरा कितने मिलियन भारतीयों को? तो लगभग 73.9 मिलियन। कितना? 73.9 मिलियन लोगों को। और अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। कहां पर? माउंट एवरेस्ट। और आपको तो पता है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ? तो कौन से देश में? ये नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम है K2 गार्डवेन ऑस्टिन जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है और तीसरा नंदा देवी है। तीन कम से कम इंडिया के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहला है K2, दूसरा है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा दूसरा है। और उसके बाद तीसरा कौन सा है? तो नंदा देवी। ये तीनों याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को किसने स्थापित किया है? दुनिया का सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित की गई है। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 8,848.86 मीटर। ये आपकी ऊंचाई है किसकी? ये आपके माउंट एवरेस्ट की, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा चीनी युआन 7 बिलियन बॉन्ड जारी किया गया? किस बैंक के द्वारा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चीनी युआन $7 बिलियन का बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो एनडीबी के द्वारा। एनडीबी की अगर हम बात करें तो एनडीबी की स्थापना किसने किया है? तो ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। एनडीबी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ब्रिक्स के द्वारा। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी जो बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 2014 में, ठीक है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में किया गया था रशिया में। रूस में एक जगह है जिसका नाम है येक्तिनबर्ग। कौन सा? येक्तिनबर्ग। वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा एनडीबी की बात करें तो अभी हाल ही में एनडीबी में कितने नए सदस्य जुड़े हैं? तो 4 नए सदस्य जुड़े हैं। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, वो देश का नाम है मिस्र। दूसरा कौन सा है? तो यूएई। और तीसरा है बांग्लादेश। और एक है आपका उरुग्वे, ठीक है। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में इन चारों देशों को इसमें शामिल किया गया है एनडीबी में। इस प्रकार से एनडीबी के टोटल सदस्यों की संख्या पहुंच गई है कितना? तो टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है
9, क्योंकि 4 ये नए देश शामिल हुए हैं और साथ में 5 ये देश जो हैं पहले से इसके सदस्य हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 देश इसमें पहले से शामिल हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें एनडीबी के, तो इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका शंघाई में। ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शंघाई में इसका मुख्यालय है। टोटल मेंबर कितने हैं? तो 9 मेंबर हैं। 4 नए देशों को अभी हाल ही में नए मेंबर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। संस्थापक कौन है? तो ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यह बॉन्ड जो है किस मार्केट में जारी किया गया है? तो चाइना इंटर बैंक बॉन्ड मार्केट में। कहां पर? चाइना इंटर बैंक बॉन्ड मार्केट में इसको जारी किया गया, याद रखिएगा इस आपके बॉन्ड को। और यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अगला हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो 22 मई को। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी डे। कई सारे अन्य दिवस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है अपने सेशन में इसके पहले, जो आपके लिए एक प्रकार से पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण के लिए जो दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो 22 तारीख आपकी है, ये 22 मार्च, 22 अप्रैल, उसके अलावा 22 मई, ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को तो अभी आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। उसके अलावा 5 जो आपका जून है, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कौन सा? तो पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और 2 फरवरी आपका, एक है 2 फरवरी जिस दिन आपका मनाया जाता है शुष्क भूमि दिवस। कौन सा? शुष्क भूमि दिवस के रूप में इसको हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, इसकी थीम रखी गई है 2022 में। ठीक है, 2022 में ये इसकी थीम रखी गई है। और अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के, इसने कब इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? कौन? इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे पहली बार मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 2000 में किया गया था सबसे पहले। 2000 में, 2000 ये वही है जो हमारे देश में 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा उत्तराखंड। ठीक है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो WJ रोजन ने किया था सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा है आतंकवाद निरोधक दिवस। कौन सा? आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आतंकवाद निरोधक दिवस। और 21 जून को तो आपको पता है योगा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? योगा दिवस। ठीक है, योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है? आतंकवाद निरोधक दिवस ये राजीव गांधी की हत्या की दिवस पे मनाया जाता है, क्योंकि 1991 में 21 मई के दिन ही राजीव गांधी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी हत्या हो गई थी, याद रखिएगा। एसोसिनेशन, राजनीतिक हत्या हुई थी 21 मई 1991 में राजीव गांधी की। हमारे देश में कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, एक प्रकार से भारत में कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति लाने वाले नेता कहे जाते हैं राजीव गांधी जी। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 12वीं। और कौन सा देश इसमें पहले स्थान पर है? तो अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर होने का मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवाद से सुरक्षित है, बल्कि पहले स्थान पर होने का मतलब ये है कि वो आतंकवाद से बुरी तरह से पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अफगानिस्तान पहले स्थान पर है इस रैंकिंग में, और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 12 रैंकिंग है भारत की। जो सूचकांक ये है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, कई सारे अन्य आपके सूचकांक हैं, जैसे सबसे पहले तो एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था आपका, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो जारी हुई थी अभी हाल ही में 83 थी। उसके अलावा प्रेस सूचकांक आपका है, ठीक है, जो आपका विश्व वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है आपका, प्रदर्शन सूचकांक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आपका है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 150 थी। उसके अलावा बौद्धिक स्वतंत्रता सूचकांक जो आपका है वीपो, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 43 है। उसके अलावा अगर हम बात करें लोकतंत्र सूचकांक की, तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 46 थी लोकतंत्र सूचकांक में। यहाँ पर भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 85 भारत की रैंकिंग थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 101 है, याद रखिएगा। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 136 है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे आपके इंडेक्स हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 10वीं है। पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 4थी है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इंडेक्स जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, जिस दिन आपका आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के हत्या की स्मृति में उसी दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और चाय के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है, तो चाइना। चीन जो है चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है पूरे विश्व में। उसके अलावा भारत की विश्व में रैंकिंग क्या है, तो भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। और इस चाय की रैंकिंग में, चाय इंडेक्स में, भारत में चाय कहाँ पर होता है ज़्यादातर, तो इसका उत्पादन ज़्यादातर आसाम में किया जाता है। कहाँ पर, आसाम में होता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर चाइना की, तो चाइना में आपके कई सारे उत्पाद हैं जिनमें वो पहले स्थान पर बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे गेहूं है, गेहूं के अलावा चावल है, चावल के अलावा टमाटर है। इन सारी चीज़ों के उत्पादन में चाय है, ये सारी चीज़ों के उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर बना हुआ है। मछली के उत्पादन में भी चाइना प्रथम स्थान पर है। चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जहाँ पर अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। चाइना में ये वो शहर आपका जिसका नाम है वुहान, जिसने पूरी दुनिया में फैला दिया था कोरोना वायरस, जो करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। और उसके अलावा चाइना में ही आपका संघाई है, जहाँ पर है NDB का मुख्यालय। चाइना में ही आपकी एशिया की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है यांगसी नदी। और तो और चाइना ही वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम है चाइना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व माप दिवस, माप विज्ञान दिवस, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है, तो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस। इस दिवस की थीम क्या है, तो डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। क्या है, डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी इस दिवस की थीम है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है इस दिवस को, तो इसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इन दोनों संस्थानों के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया जाता है। यह दिवस किसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, तो मीटर कन्वेंशन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मीटर कन्वेंशन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, कौन से वर्ष इसका हस्ताक्षर किया गया था मीटर कन्वेंशन पर, तो 1875 में, 1875 में इसका जो है हस्ताक्षरित किया गया था, याद रखिएगा, मीटर कन्वेंशन। और ये 1875 ही है जब हमारे देश में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के हाथों। नेक्स्ट हमारा है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, कौन सा, तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य।
कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये हमारे देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 52वां टाइगर रिजर्व बना है। और इसी के साथ टोटल राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो चुकी है? तो टोटल 4 हो चुकी है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 52वां है, राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। और कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 4 हो चुकी है। अगर हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, राज्य विशेष में राजस्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो क्षत्रियों की भूमि के नाम से जाना जाता है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है जयपुर, ठीक है, जयपुर। इसे यूनेस्को के द्वारा जो है एक प्रकार से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, राजस्थान को। इसी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। कौन सा? गुलाबी शहर कहा जाता है। इसी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, यानी सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम है, जिसका मतलब है 2 इसके पहले भी होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देश में गुजरात अहमदाबाद में है, याद रखिएगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दूसरा जो स्टेडियम है उसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, MCG, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करें अन्य, तो राजस्थान के जैसलमेर में ही खादी का तिरंगा सबसे बड़ा फहराया गया था, जैसलमेर में। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान को केवल एक देश को टच करता है, जिसका नाम पाकिस्तान है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के मामले में पहला राज्य है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। इसी राजस्थान में केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसी राजस्थान में है। इसी राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसी राजस्थान में राणा प्रताप झील है, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप झील, जिसे चंबल परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। और चंबल परियोजना तो हमने आपके सामने डिस्कस भी किया था कि चंबल परियोजना, जिसमें 4 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, राणा प्रताप, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा तीसरी है महात्मा गांधी परियोजना, महात्मा गांधी बैराज, और चौथा है आपका कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। इस प्रकार से 4 जो हैं, 4 विद्युत, यहाँ पे आपके एक प्रकार से विद्युत उत्पादन के लिए 4 संयंत्रों को स्थापित किया गया है, अलग अलग जगहों पर बांध बनाया गया है इस आपकी चंबल परियोजना के तहत। नेक्स्ट हमारा है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक। कौन सी? 8वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो ये चाइना की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों की 8वीं बैठक। ब्रिक्स के बारे में अभी हमने बताया था, ब्रिक्स जो आपका है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश इसमें शामिल हैं, जिसकी स्थापना 2009 में रशिया के येकतिनबर्ग में हुई थी, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था और 11 में पहली बार उसने सम्मेलन में 2011 में हिस्सा लिया था। उसके अलावा ब्रिक्स की 13वीं सम्मेलन, ये इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी और 14वां ये सम्मेलन हो रहा है, याद रखिएगा। ये मंत्रियों की, आपके पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक है, लेकिन इस बार ब्रिक्स के जो 14वीं सम्मेलन है पूरे ब्रिक्स की, इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा किया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जिस भी देश को जिस वर्ष अध्यक्ष बनाया जाता है वो देश पूरे वर्ष में आयोजित होने वाली ब्रिक्स की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी अब इस पूरे 2022 में ब्रिक्स के सभी बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो चाइना के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इस बैठक का विषय क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा भारत की इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार के द्वारा आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए गए हैं? तो किसके द्वारा? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ये आपके 2 रोबोट को शामिल किया गया है आग बुझाने के लिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय
अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस समय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। दिल्ली जो है भारत की कैपिटल 1911 में घोषित की गई, 1912 में बनाई गई थी, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, बंगाल विभाजन को रद्द किया था और कोलकाता से हटाकर राजधानी बनाया था दिल्ली। उसके बाद अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, देश के मेंटर कार्यक्रम। देश के मेंटर कार्यक्रम जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाया गया था सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को बनाया गया था, याद रखिएगा। और इसी दिल्ली में इसके पहले 3 नगर निगम थे। दिल्ली में पहले 3 नगर निगम थे, लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन के माध्यम से दिल्ली के तीनों नगर निगम का एकीकृत कर दिया गया है। अब दिल्ली में केवल एक नगर निगम हो गया है जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हाल ही में दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम क्या है? अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल उनका नाम है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। और भारतीय टीम ने किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने फ्रांस को पराजित किया है इसमें और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है तीरंदाजी विश्व कप में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे पीएनबी मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा, किसके द्वारा? पीएनबी मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। अभी हाल ही में हमारे देश में विश्वविद्यालय रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान दिया गया है, जिसमें हमारे टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के भी 2 संस्थान शामिल हैं। पहला IIT कानपुर है 5वें स्थान पर, और दूसरा आपका BHU जो 10वें स्थान पर है इस पूरी रैंकिंग में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को स्वीकृति दी गई है? कौन से राज्य में दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटका में। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, याद रखिएगा। ठीक है, बेंगलुरु। और यहीं पर जो है लौह अयस्क के खनन और निर्यात को स्वीकृति दी गई है। इसी की कैपिटल बेंगलुरु को IT सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बगीचा कहा जाता है। और यहीं पर वडिका नाम का RBI के द्वारा एक इंक जो आपका होता है उसके लिए एक यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर एक प्रकार से संस्थान खोला गया है RBI के द्वारा। जो है RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें, थोड़ा सा डिटेल के बारे में इसके बारे में जानना चाहें, तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में मिलता है। और आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 124 से लेकर के 127 तक 147 तक इसके बारे में सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी आपके नियुक्तियां होती हैं, गठन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका उल्लेख आर्टिकल 124 में है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 129 में क्या है? तो आर्टिकल 129 में इसमें उल्लेख एक प्रकार से ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से सभी जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो उनका संरक्षण करता है। सारे दस्तावेजों का एक अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको अंगीकृत किया गया है आर्टिकल 129 को। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 137 क्या है? तो आर्टिकल 137 के तहत ही एक प्रकार से जो फिर से आपके जो पुनर्विलोकन का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को वो दिया गया है, ताकि वो अपने जो भी फैसले हैं या जो किसी अन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले हैं उसका फिर से अवलोकन कर सकता है। और आर्टिकल
139 में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है, जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर कभी यह पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी करने का जो अधिकार है वो उसमें ज़्यादातर शक्तियां किसके पास हैं, तो यहाँ पर दोनों के मुकाबले हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हमारे देश के संविधान के द्वारा, हमारे देश के संसद के द्वारा आर्टिकल 139 के तहत बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की और आर्टिकल्स में आर्टिकल 143 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एक प्रकार से जो राष्ट्रपति हमारे देश का होता है, मान लीजिए अगर सलाहकारी इसको अधिकार कहते हैं, सलाहकारी शक्तियों के रूप में जाना जाता है आर्टिकल 143। इसमें अगर हमारे देश का राष्ट्रपति कुछ जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, तो वो उसको बताएगा। अगर जो भी चीज़ें हैं अगर वो एक प्रकार से एम्फसाइज नहीं कर सकता है, जब तक वो जो घटनाक्रम है अगर 1947 के पहले के बारे में पूछी जा रही है और वो कानूनी मुद्दे से जुड़ी हुई है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको ज़बरदस्ती भी बताना पड़ सकता है। लेकिन अन्य जो आपके सुझाव होंगे उसको देने के लिए वो किसी भी प्रकार के लिए बाध्य नहीं होता है आर्टिकल 143 के तहत। यानी एक प्रकार से ये सलाहकारी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर आर्टिकल 131 से लेकर 136 तक ये सारे आपके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके अपीलीय शक्तियाँ, आरंभिक मूलाधिकार शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है हमारे देश में, इसके शुरुआत एक प्रकार से सबसे पहले की गई थी 1773 के एक्ट के तहत। जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका पास हुआ था उसी के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी उस समय। उसके बाद जो है 1937 में हमारे देश में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी मॉरिस ग्योर के नेतृत्व में। मॉरिस ग्योर उसके पहले न्यायाधीश बनाए गए थे। लेकिन 1950 में ये आपका जो डेट था 28 जनवरी को हमारे देश में सबसे पहली बार स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है, कौन से देश के द्वारा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ढाका में। बांग्लादेश ये वही देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 50वां स्थापना दिवस या विजय दिवस मनाया गया है। भारत में मनाया गया था। 50 वर्ष हो चुके हैं भारत ने जब 1971 में पाकिस्तान को पराजित किया था, और उसी समय बांग्लादेश नाम से एक नए देश का निर्माण हुआ था। शेख हसीना यहाँ के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ही वो देश है जिसके माध्यम से त्रिपुरा हमारे देश का एक राज्य है जो 3 तरफ से इसी देश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन से देश के साथ टच होता है? तो उसका नाम भी बांग्लादेश है। नेक्स्ट हमारा है इस हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? हुनर हाट का आयोजन, हुनर हाट का आयोजन फिर से उत्तर प्रदेश आ चुका है। इसके पहले हुनर हाट का आयोजन 29वां हुनर हाट रामपुर में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के। लेकिन फिर से 41वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। आगरा में स्थापित किया जा रहा, इसका जो है आयोजन किया जा रहा है आगरा में, याद रखिएगा। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो 41वां संस्करण। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 18 से 29 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके पहले अभी हाल ही में 40वां हुनर हाट महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनायक पाई को। किसे? विनायक पाई को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो टाटा प्रोजेक्ट ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मुशफ़िकुर रहीम। मुशफ़िकुर रहीम जो हैं बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
किसको नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है विपिन सांघी। ठीक है, विपिन सांघी को नियुक्त किया गया है। हमारे देश में सबसे पहले बार हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में सबसे पहली बार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी सबसे पहली बार 1862 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसको इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉड को नियुक्त किया गया है। मैथ्यू मॉड को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है और इंग्लैंड को ही एक प्रकार से क्रिकेट जगत का जनक कहा जाता है, क्रिकेट का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का पहला मैच हुआ था, याद रखिएगा। और किस पर्वत पर विश्व का उच्चतम मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया है, माउंट एवरेस्ट पर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? एंथोनी एल्बनीज ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंथोनी एल्बनीज ने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। और अभी हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था कि आपके जो कोरल द्वीप्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन से देश के द्वारा अनुदान पैकेज की घोषणा की गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, किसने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है? ये किसके द्वारा जीता गया है? हॉकी हरियाणा के द्वारा। हॉकी हरियाणा के द्वारा जीता गया है। आयोजन 11 से 22 मई को कहाँ पर? इम्फाल में आयोजित किया गया था। और पहले यहाँ पर हॉकी हरियाणा ने जीता है। हॉकी झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से विजेता कौन है? हरियाणा है। उप विजेता के रूप में कौन है? तो झारखंड है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डिस्कस कर चुके हैं, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये भी आपके इसका जो थीम था क्या है? तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण और देश में असमानता की गहराई और प्रकृति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। किसको? तो भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। और यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान में EAC PM के अध्यक्ष कौन है? EAC PM यानी एक प्रकार से सलाहकार परिषद होती है प्रधानमंत्री की, आर्थिक सलाहकार परिषद। उसी के आधार पर, उसी की रिपोर्टों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और ये आपकी EAC PM के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर विवेक देबराय। डॉक्टर विवेक देबराय इस समय EAC PM के अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट किन आम क्षेत्रों पर ध्यान देती है? तो ये रिपोर्ट आय के वितरण, श्रम बाजार गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। इन 5 आपके स्तंभों के आधार पर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसमें पहली बार ध्यान केंद्रित किया गया था किस पर? तो आय के वितरण पर। यानी सबसे पहली बार इसका जब तैयार किया गया था रिपोर्ट, तो केवल और केवल आय के वितरण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। लेकिन यह रिपोर्ट अन्य किस आंकड़ों पर आधारित है? तो आद्विक श्रम बल सर्वेक्षण पर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर, स्कूली शिक्षा और एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस पर इस सारी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसके अनुसार देश की बेरोजगारी कितनी है? हमारे देश में बेरोजगारी दर 2019 से 20 की बात की जा रही है तो 4.8% है। और देश की कामगार आबादी का अनुपात कितना है? तो 46.8%। कामगार आबादी यानी ऐसी आबादी जो काम करना चाहती है, रोजगार करना चाहती है, ऐसी आबादी 46.8% है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 1,85,505 2020 तक। वर्ष 2005 से 2020 के मध्य में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य केंद्रों में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है उसमें कौन कौन शामिल है? तो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और चंडीगढ़ है। ये सारे जो आपके राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किसमें? तो स्वास्थ्य केंद्रों में। इन आपके राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया है। और 2019-20 तक कितने प्रतिशत स्कूलों में परिसर के भीतर शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थी? 2019-20 की बात की जा रही है तो 95%, यानी केवल 5% शौचालय है आपके विद्यालय परिसर ऐसे हैं जहां पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं है।
किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 100% स्कूलों में विद्युत कनेक्शन मौजूद है? 100% स्कूलों में विद्युत कनेक्शन है। किन राज्यों में? गोवा में, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में। इन जगहों पर विद्युत कनेक्शन 100% स्कूलों में मौजूद है। और G7 के देशों के द्वारा किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? G7 समूहों के द्वारा। यानी सबसे पहले लड़ाओ, उसके बाद मरने के बाद अंतिम संस्कार में जाओ। यही हाल है इस समय G7, नाटो और यूरोपियन यूनियन का, जो सबसे पहले यूक्रेन को गड्ढे में ढकेलता है और जब वो युद्ध की आग में जल रहा हो तो सारे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और कोई उसकी मदद को सामने नहीं आता है। और आज यूक्रेन अकेला लड़ रहा है रसिया से किसी तरह से। ठीक है, तो ये आपका G7 के देशों के द्वारा यूक्रेन को मदद दी गई है, याद रखिएगा। और G7 की बात करें तो G7 की जो मीटिंग है इस बार 2021 में इसका आयोजन, इसका जो एक प्रकार से अध्यक्षता वो ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। 2022 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो जर्मनी के द्वारा किया जाएगा 2022 के। 2020 में किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा G7 से संबंधित। ये वही G7 है जिसको पहले G8 के नाम से जाना जाता था, जिसमें रशिया भी शामिल था। लेकिन 2014 में रशिया के द्वारा क्रीमिया पर, ये वही आपके यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया और ये G8 बन गया G7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है G7 क्या है? तो विश्व की 7 विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। नेक्स्ट हमारा है पेटीएम। कौन सा? पेटीएम ने किसको अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो विजय शेखर शर्मा को। विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है पेटीएम के द्वारा। और अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के द्वारा, अभी हाल ही में किसके द्वारा, जो आपका कंपनी है जिसको हम ट्विटर कहते हैं, उसके द्वारा किस भारतीय को अपने CEO के रूप में नियुक्त किया गया? एक बार नाम कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि उसका नाम, वो एक भारतीय है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज IGX पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है ONGC। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो आपका ये किया गया है, इस आपकी गैस उत्पादक पहली कंपनी बनी है IGC पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को। विनय कुमार सक्सेना को, जैसा अभी हमने बताया कि इस समय दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे जिनका नाम है अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? तो अनिल बैजल। विनय सक्सेना किस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय विनय सक्सेना। और अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाई गई है नई, तो ये नाम भी याद रखिएगा। नाम क्या है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और उसके अलावा अभी हाल ही में हमारे देश के जो चुनाव मंत्रालय, चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किसको? तो राजीव कुमार को बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट हमारा है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम है सेलिब्रेट। क्या है? सेलिब्रेट इसकी थीम रखी गई है, 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जोस रामोस होर्टा ने यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है पूर्वी तिमोर के। और किसने नेवी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में शासी परिषद और वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये बैठक की अध्यक्षता की गई है नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? आर हरि कुमार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नौसेना के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ में निवेश प्रोत्साहन के हेतु समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन DC, इस जो आपकी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पोटोमैक नदी के किनारे, यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय स्थित है, जिन दोनों की स्थापना 1945 में की गई थी। उसके अलावा अमेरिका की दूसरी कैपिटल का नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन से? हडसन नदी के किनारे, जहां पर UNO
क्या मुख्यालय भी है। ये अमेरिका जो है एक प्रकार से ये ऐसा देश है जहां पर डुअल नागरिकता है, यानी देश की नागरिकता उसके बाद राज्य की नागरिकता। इसीलिए साथ साथ ही यहाँ पर इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके अलावा हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट है। और अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं, तो 50 हैं। इस प्रकार से अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, तो टोटल 51 है। यहाँ पर इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जो एक भारतीय मूल की हैं। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, तो नासा, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका के बारे में। किस भारतीय नौसेना किस देश के साथ में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास यहाँ पर लॉन्च किया है, तो किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में ये अभ्यास किया है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत पर एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया है, तो इसका आयोजन महास्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार से हमारा आज का जो सेशन था, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे डियर, वो सारे क्वेश्चन को हमने अपने आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में यहाँ पर कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ये सारे आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे सेशन में आज डिस्कस किए गए। चलिए एक बार जल्दी से जितने भी दोस्त हैं एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आज का हमारा सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और आपको याद हो तो आपका दृष्टि का पूरा वार्षिक संकलन, दृष्टि की पूरी बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है और उसका पूरे श्रृंखला में पूरे वीडियोस लेक्चर्स भी आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जो 8 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके अलावा आपके पॉइंटर में जो द पॉइंटर आपकी बुक आती है वार्षिक संकलन, उससे संबंधित भी सारे वीडियो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। पूरे वर्ष का करंट अफेयर आपको एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर पूरे एनालिसिस के साथ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिएगा सारे सेशन को। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन।